बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केन्स के हवाले से चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। क्लासिकल थ्योरी के एंड होने के बाद केंद्रियन थ्योरी जो है वो स्टार्ट हुई। इसकी जो बेसिक रीज़न थी वो दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन था। वो जो ग्रेट डिप्रेशन है वो 1930s में हमें केन्स ने इसका कॉन्सेप्ट दिया ग्रेट डिप्रेशन का। और ग्रेट डिप्रेशन के अंदर अगर हम देखें तो क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्या इसके आउटकम थे, तो उनको हम देख सकते हैं थ्रू दिस डायग्राम। इस फिगर के अंदर हम देख सकते हैं कि 1929 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो अपने नॉर्मल लेवल पे था, और 1929 के बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है उसमें इंक्रीज़ आना स्टार्ट हुआ। और ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है दुनिया के अंदर ड्यू टू ग्रेट डिप्रेशन ये 24% तक, 26% तक, 31, 32, 1933, 1934 तक ये इंक्रीज़ कर गया। तो इस सारे सिनेरियो को क्लासिकल थ्योरी की फेलियर समझा जाता है कि क्लासिकल थ्योरी फेल हुई, उसकी थ्योरीज फेल हुई, जिसकी वजह से जो है दुनिया के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आया। और फिर केन्स ने अपनी थ्योरीज़ का जो है वहाँ पर एडिशन किया, अपनी थ्योरीज प्रेजेंट की। और केन्स की थ्योरी जो है बेसिकली एग्रीगेट डिमांड से रेलेवेंट है। और उसके अंदर देखते हैं कि केन्स ने किस तरह से अपनी जो है वो सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया। दुनिया के अंदर ड्यू टू हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट या ड्यू टू ग्रेट डिप्रेशन, या केन्स ने इसको इस तरह से अंडरस्टैंड किया है कि जो एग्रीगेट डिमांड साइड जो है इकोनॉमी की बेसिकली वो फॉल कर गई थी। दुनिया के अंदर डिमांड जो है फॉल कर गई थी, जिसकी वजह से जो कंजम्पशन थी गुड्स एंड सर्विसेज की वो कम हो गई थी। और जो कैपिटल गुड्स थी बिजनेसमैन की उसकी भी सेल कम हो गई थी। तो अगर हम देखें तो एग्रीगेट डिमांड के बेसिकली दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट हम कहते हैं कि एक जो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है जो कि इंतहाई फॉल कर गए थे, कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को जनरेट नहीं कर पा रहे थे। ज़ाहिर बात है कि इन्वेस्टमेंट होगी तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो जनरेट होगा, वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है रीस्टोर होगा। तो अगर हम देखें तो जो एग्रीगेट सप्लाई थी वो इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस हो रही थी, लेकिन उसकी डिमांड नहीं थी। ज़ाहिर बात है अगर चीज़ें प्रोड्यूस होती चली जा रही हैं और उसकी डिमांड ना हो तो इकोनॉमी जो है वो फेल हो जाती है। तो जिस तरह क्लासिकल ने अज्यूम किया कि वेजेस जो हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं, प्राइसेस फ्लेक्सिबल होती हैं, जबकि केन्स ने इसके अपोजिट जो है वो अज्यूम किया कि वेजेस एंड प्राइसेस जो हैं वो फिक्स होती हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर। केन्स के मुताबिक वेजेस और प्राइसेस जो है इकोनॉमी के अंदर फ्लेक्सिबल नहीं होती, रिजिड होती हैं। और उसके अलावा क्लासिकल्स कहते थे कि इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे रन करती है। केन्स के मुताबिक इकोनॉमी जो है हमेशा लेस दैन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे रहती है। इकोनॉमी के अंदर कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं रहता है, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रहती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। तो ये जो है इकोनॉमी हमेशा लेस दैन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे रहती है अकॉर्डिंग टू केन्स। केन्स ने ये सारी थ्योरी जो प्रेजेंट की या 1930s के ग्रेट डिप्रेशन की सिचुएशन को कैप्चर करते हुए बताई कि उस वक्त जो है इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे नहीं थी, लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट पे थी। और प्राइसेस एंड वेजेस जो हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं थे, वो रिजिड थे टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। बट wages and prices were flexible in upward direction, means wages and prices increase होने के लिए तो flexible हैं, लेकिन डिक्रीज होने के लिए रिजिड है। मीन्स प्राइसेस एंड वेजेस कम नहीं हो सकती, किसी भी चीज़ की इंक्रीज हो सकती थी। ये ग्रेट डिप्रेशन के अंदर केन्स ने ऑब्जर्व किया इकोनॉमी का, पूरी दुनिया का एक डिफरेंट सिनेरियो। और उसने देखा कि जो इन्फ्लेशन है बेसिकली वो एक मेजर प्रॉब्लम है जो डेवलपमेंट के अंदर हर्डल क्रिएट कर रही है। तो प्राइसेस को कांस्टेंट होल्ड करना ज़रूरी है। अगर प्राइसेस फ्लेक्सिबल रहेंगी तो इकोनॉमी रन प्रॉपर्ली नहीं हो सकती। इस सारे सिनेरियो को लेते हुए केन्स ने एक बेसिक मॉडल डेवलप किया जिसको कहा जाता है एन एलिमेंट्री मैक्रो मॉडल। इस मॉडल के अंदर उसने दुनिया रियल वर्ल्ड जो है दुनिया का सिनेरियो लिया, जो उसने देखा बड़ा कॉम्प्लेक्स है। फिर उसने उसके लिए कुछ अजम्पशंस यहाँ पे सपोज की हैं। तो जो अजम्पशन उसने यहाँ पे सपोज की हैं इन बेसिक मॉडल, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आगे जो है इसकी डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। तो अजम्पशन में क्या अजम्पशन है उसकी कि मनी वेजेस एंड प्राइसेस आर
एक्सोजिनस मीन्स मैनी वेजेस और प्राइसेस जो हैं किसी के कंट्रोल में नहीं है, ये एक्सोजिनस है और ये हमेशा रिजिड रहेंगी। और रिजिड जो है ये टूवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन रहेंगी, अपवर्ड डायरेक्शन जो है ये फ्लेक्सिबल हो सकती हैं। तो इसके अलावा जो है जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स है और ये मॉनेटरी साइड ऑफ द इकोनॉमी जो है वो हमने अभी यहाँ पे एक्सक्लूड हमने किया है। अभी हम बेसिक मॉडल के अंदर केन्स ने जो है या इस बुक के अंदर जो बेसिक मॉडल है उसमें एक्सक्लूड कर दिया गया है इंटरेस्ट रेट को, मॉनेटरी साइड ऑफ द इकोनॉमी को। इसके अलावा जो गवर्नमेंट साइड है, जो फिजिकल साइड है, उसको भी फिलहाल यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है, फिक्स रखा गया है कि जी कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, कोई एक्सपेंडिचर नहीं है गवर्नमेंट के। तो इस लिहाज से ये बड़ा सिंपल मॉडल है। तो आगे फिर हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर कि गवर्नमेंट जब सेक्टर इंक्लूड होता है तो ज़ाहिर बात टैक्स भी लगता है, तो उससे क्या इनकम के ऊपर चेंज आता है। इसी तरीके से जो फॉरेन सेक्टर है उसको भी यहाँ पे फिलहाल एक्सक्लूड किया गया है। मींस ये क्लोज इकोनॉमी के लिए बेसिक मॉडल डेवलप किया गया है और इस बेसिक मॉडल में दो सेक्टर लिए गए हैं, एक है बिजनेस सेक्टर और दूसरा है हाउस होल्ड सेक्टर। तो बिजनेस सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर मिलके इकोनॉमी को जो है वो रन कर रहे हैं और हम देख सकते हैं कि बिजनेसमैन जो है, जो बिजनेसेस जो है वो सेव नहीं करते, वो अपनी सारी अर्निंग जो है वो हाउस होल्ड को ट्रांसफ़र कर देते हैं। और इस तरह से अगर हम देखें जो बेसिक मॉडल है उसके अंदर हमारे पास कुछ वेरिएबल्स यूज़ किए जा रहे हैं, जिसके अंदर वाई जो है वो शो कर रहा है नेशनल इनकम को, सी शो कर रहा है रियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स को और आई शो कर रहा है रियल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय द बिजनेसमैन। इसको हम नीचे इक्वेशन नंबर 5.1 के थ्रू हम लिख सकते हैं। तीसरा हमने कहा कि y इज इक्वल टू सी प्लस आई। तो बेसिकली इस इक्वेशन की दो साइड हैं, एक है एग्रीगेट डिमांड की साइड और एक है एग्रीगेट सप्लाई की साइड। एग्रीगेट सप्लाई की साइड को हम कहते हैं कि वो एग्रीगेट आउटपुट है। एग्रीगेट डिमांड की साइड के अंदर हम देखते हैं कि वो चीज़ों की, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड की जा रही है। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे y इज इक्वल टू सी प्लस आई, इसके अंदर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कौन कौन सी वेरिएबल्स या क्या कैसे हम शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सी क्या है, कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या है, डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर। तो ये जो सी है बेसिकली ये एग्रीगेट डिमांड का एक फैक्टर है। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट क्या है, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू बिजनेसमैन। तो ये जो सी और आई है बेसिकली ये एग्रीगेट डिमांड है। तो सी प्लस आई दोनों मिलके इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड को शो करते हैं, जबकि वाई जो है ये एग्रीगेट आउटपुट है, आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट मीन्स ये जो लेफ्ट साइड है ये शो कर रही है एग्रीगेट सप्लाई को और राइट साइड जो है वो शो कर रही है एग्रीगेट डिमांड को। इस तरह से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो जैसे कि हमने अज्यूम किया कि प्राइस लेवल जो है वो फिक्स है, तो प्राइस लेवल अगर हम फिक्स अज्यूम करते हैं तो हम इस सिचुएशन को ग्राफिकली जो है शो कर सकते हैं। केन्स के बेसिक मॉडल को अगर हम यहाँ पे ग्राफिकली शो करना चाहें तो ये डायग्राम हमें एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बता रही है। वाई एफ बेसिकली शो कर रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को, जिसका एक पॉइंट यहाँ पे लिया गया है वाई एफ। तो हम देख सकते हैं कि ए और बी एक गैप यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है। ये डिस्टेंस क्या शो करता है कि इकोनॉमी के अंदर चूँकि प्राइसेस फिक्स हैं तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक अगर प्रोडक्शन हो रही है, एग्रीगेट आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है, तो ये एम्प्लॉयमेंट जो है वो हो रही है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक पहुँचने तक जो प्राइसेस हैं वो फिक्स रहेंगी और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुंच जाने के बाद प्राइसेस में इंक्रीज आ सकता है, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं बी एफ वाला पॉइंट। मीन्स प्राइसेस जो हैं बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो रिजिड रहती हैं, फिक्स रहती हैं और उसके बाद प्राइसेस में इंक्रीज आता है, जो यहाँ पे बी और एफ पॉइंट से शो किया जा रहा है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक नहीं आती तब तक प्राइसेस जो है वो रिजिड रह सकती हैं। तो जब एग्रीगेट सप्लाई फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे चली जाएगी तो फिर प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो सकती हैं। तो ये बेसिकली इसके अंदर जो है एक कॉन्सेप्ट है कि केन्स ने जैसे कि दिया कि प्राइसेस जो हैं एक लेवल तक फिक्स रहती हैं, उसके बाद जो है नीचे नहीं जा सकती, प्राइसेस रिजिड रहती हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हमने इस केन्स के अंदर जो है सारी डिस्कशन हमने पढ़नी है। तो अब अगर हम देखें केन्स ने कुछ यहाँ पे वेरिएबल जैसे कि अभी हमने यूज़ किए, एक कंजम्पशन है, एक इन्वेस्टमेंट है, एक एग्रीगेट सप्लाई है, एग्रीगेट आउटपुट है। कंजम्पशन जो है वो इंडिकेटर है
एग्रीगेट डिमांड का, इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिकेटर है एग्रीगेट डिमांड का। तो इन तमाम चीज़ों को लेते हुए हम यहाँ पे जो कंजम्पशन फंक्शन जो है केन्स का वो डिस्कस कर सकते हैं। केन्स ने जो है डिस्कस किया है कि ये केन्स ने एक्सप्लेन किया है कि इकोनॉमी के अंदर जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है बाय द हाउस होल्ड सेक्टर, वो उनका डायरेक्ट लिंक है विद डिस्पोजेबल इनकम। तो हाउस होल्ड सेक्टर जो है अपनी कंजम्पशन को इंक्रीज कर सकते हैं विद द इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। कंजम्पशन जो है हाउस होल्ड की रिड्यूस हो सकती है विद रिडक्शन इन दी डिस्पोजेबल इनकम। इसको, इस कॉन्सेप्ट को इस इक्वेशन में शो किया गया है। C इज़ ए फंक्शन ऑफ y, ये शो करता है कि C इज़ डिपेंडेंट अपॉन द डिस्पोजेबल इनकम। यहाँ पे जो C है, CY जो यहाँ पे आ रहा है, ये बेसिकली फंक्शनल फॉर्म को शो कर रहा है। ये जो C जो है ये फंक्शनल फॉर्म को शो कर रहा है, और Y जो है बेसिकली डिस्पोजेबल इनकम को शो करता है। और ये हमारे पास इक्वेशन 5.2 शो करती है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड इज डिपेंडेंट अपॉन डिस्पोजेबल इनकम। और इसका जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है। इसको हम फर्दर आगे मज़ीद हम इसको लिख सकते हैं इक्वेशन की फॉर्म में। हम इसे लिख सकते हैं C इज इक्वल टू A प्लस स्मॉल c इंटू वाई। ये कैपिटल C यहाँ पे शो करता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को, A जो है बेसिकली ये इक्वेशन की इंटरसेप्ट है, और स्मॉल c यहाँ पे शो कर रहा है इस इक्वेशन की स्लोप को। तो जो यहाँ पे स्मॉल c है ये इक्वेशन के स्लोप को शो कर रहा है, और यहाँ पे जो साइन है वो पॉजिटिव यूज़ किया जा रहा है। ये पॉजिटिव साइन ये शो करता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगी, जैसे जैसे इनकम डिक्रीज़ होगी कंजम्पशन भी डिक्रीज़ होगी। और यहाँ पे जो स्मॉल c है इसको हम कह सकते हैं कि ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, जिसे हम MPC भी यहाँ पे कह सकते हैं। ये है बेसिकली मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो अगर हम यहाँ पे मज़ीद देखें इसकी डेफिनेशन को, तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। इसकी डेफिनेशन क्या है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की, कि MPC is the ratio of the change in consumption expenditures to the change in income। Means MPC क्या है, change in income, change in consumption due to change in income। Means consumption में change आ रहा है due to change in income, this is called marginal propensity to consume। इसको हम इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन 5.4 से शो कर सकते हैं कि MPC is equal to डेल्टा C ओवर डेल्टा Y। अब यहाँ पे डेल्टा C क्या है, चेंज इन कंजम्पशन, डेल्टा Y क्या है, चेंज इन नेशनल इनकम। और MPC इज इक्वल टू है C, मीन हमने C को लिखा कि ये MPC है। और MPC की प्रॉपर्टी क्या है कि MPC की वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 फॉल करती है, बिटवीन 0 एंड 1 लाई करती है। इसका मतलब ये है इनकम में चेंज आने की वजह से कंजम्पशन में चेंज ज़ीरो नहीं हो सकता, इनकम में चेंज आने की वजह से कंजम्पशन में चेंज इनकम में चेंज के बराबर नहीं हो सकता, ये 0 और 1 के बिटवीन ही रहेगा। ये एक बेसिकली हैबिट है, एक कंजम्पशन पैटर्न है कि जब भी किसी की इनकम बढ़ती है ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती कि उसकी कंजम्पशन में चेंज बिल्कुल ज़ीरो हो। और ऐसा भी नहीं होता कि अगर इनकम में चेंज आया है तो कंजम्पशन में उतना ही बराबर चेंज आ जाए, ऐसा भी नहीं होता। इनकम जो है उसमें चेंज आने की वजह से कंजम्पशन में चेंज आता है, लेकिन इनकम के मुकाबले में कंजम्पशन में चेंज कम आता है। इसलिए यहाँ पे केन्स ने सपोज किया बिहेवियर नोट करते हुए इकोनॉमी का कि MPC की वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 जो है वो फॉल करती है। और यहाँ पे जो ए जो है वो यहाँ पे शो करता है कि ए की वैल्यू जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी। ये इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 हो सकती है और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो सकती है। ये जो ए की वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, ये ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी या मैक्सिमम इक्वल टू 0 हो सकती है। और जो रिलेशनशिप है बिटवीन कंजम्पशन और इनकम, इसको नीचे इस टेबल 5.1 के अंदर शो किया गया है। हम देख सकते हैं कि इनकम अगर 100 है, ये सपोज किया गया टेबल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अगर इनकम 100 है तो कंजम्पशन 115 है। इनकम 160 होगी, मीन 60 इनकम में इंक्रीज़ आया तो कंजम्पशन में इंक्रीज़ आया, कंजम्पशन जो है 115 से 160 होगी। इनकम 160 से 200 हो गई है और उस साइड से कंजम्पशन जो है 160 से 190 हो चुकी है। इनकम में इंक्रीज़ आया 200 से 300 तक का, उसकी वजह से कंजम्पशन में इंक्रीज़ आया 190 से 265 का। और हम इस टेबल को मज़ीद आगे नेक्स्ट टेबल में हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर इसी टेबल को अगर हम लें यहाँ पे, तो हम यहाँ से MPC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मीन्स डेल्टा C ओवर
डेल्टा वाई, उसको हम यहाँ पे नेक्स्ट टेबल में देखते हैं कि ये हमने देखा कि डेल्टा वाई कितना आया, पहले पॉइंट पे 100 और 160 तक बढ़ी थी इनकम, और कंजम्पशन 115 से 160 तक बढ़ी। तो हमने डेल्टा वाई और डेल्टा सी को आपस में डिवाइड किया, एमपीसी की वैल्यू क्या आई 0.75। फिर हमने देखा कि इनकम में इंक्रीज आया 160 से 200 का, और कंजम्पशन 160 से 190 होगी। तो डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई किया, एमपीसी की वैल्यू है 0.75। फिर 75 ओवर 100 जो है हमने निकाला, मीन इनकम जो है 200 से 300 होगी, कंजम्पशन 190 से 265 होगी। यहाँ से हमने जब चेंज निकाला तो 75 ओवर 100 आया, तो ये 0.75 क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू। मीन हमने जो इक्वेशन है उस इक्वेशन का हमने वन फैक्टर जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। पहला फैक्टर वो क्या है 0.75। 0.75 जो है इस कंजम्पशन इक्वेशन का, ये जो स्मॉल सी था इसकी वैल्यू आ गई 0.75। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं, अब ए की वैल्यू। ए बेसिकली क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ए यहाँ पर क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। इस ए को फाइंड करने के लिए हम जो है सिंपली ये वाई की वैल्यू पुट करते हुए इक्वेशन के अंदर हम और सी की वैल्यू पुट करते हुए ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने जो है 100 पुट किया वाई की जगह पे और सी की जगह पुट किया 115। ए की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी थी, तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई 115 माइनस 75 इक्वल टू 40। ये तमाम पॉइंट्स पे आप निकालेंगे तो ए की वैल्यू जो है 40 आएगी। तो हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि एक हाउस होल्ड में, एक इकोनॉमी के अंदर जो कंजम्पशन इक्वेशन जो है वो क्या है 40 प्लस 0.75 वाई। ये 40 क्या है ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये 0.75 क्या है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इसे हम कहते हैं कि ये है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इंड्यूस्ड कंजम्पशन किसे कहते हैं कि ऐसी कंजम्पशन जो इंड्यूस हो, किससे, इनकम से। मींस इनकम में इंक्रीज आने की वजह से कंजम्पशन में इंक्रीज आ रहा है, तो ये कंजम्पशन किस तरह की है इंड्यूस्ड। और दूसरी कंजम्पशन जिसे हमने कहा ए, वो क्या है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है फिक्स कंजम्पशन। मींस अगर किसी का इनकम लेवल 0 भी हो, उसकी कंजम्पशन 0 नहीं हो सकती, उसकी कंजम्पशन कुछ ना कुछ ज़रूर रहेगी। तो अब हम इसी सारी सिचुएशन को यहाँ पे ग्राफिकली शो करते हैं। इस फिगर के अंदर दो चीज़ें हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। एक यहाँ पे है 45 डिग्री लाइन, ये 45 डिग्री लाइन शो कर रही है इकोनॉमी के अंदर नेचुरल लेवल ऑफ एग्रीगेट आउटपुट को, एग्रीगेट सप्लाई को। तो यहाँ पे जो 45 डिग्री लाइन है ये शो कर रही है एग्रीगेट आउटपुट को। जिस तरह हम यहाँ पे देखें ये 45 डिग्री लाइन है, ये डॉटेड लाइन जो है ये हमारे पास एग्रीगेट आउटपुट की लाइन है, एग्रीगेट सप्लाई की लाइन है। और ये जो हमारे दूसरी लाइन है जो 40 से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि इंटरसेप्ट की वैल्यू है 40, तो इसलिए यहाँ पे एफ पॉइंट जो है ये ए को शो कर रहा है, और इसमें जो इंक्रीज आ रहा है 0.75 का आ रहा है। मीन जो हमने ऊपर ग्राफ में जो पॉइंट्स हमने ड्रॉ किए थे, हमने उन पॉइंट्स को यहाँ जो ऊपर टेबल में पॉइंट हमने बनाए थे, हमने उन तमाम पॉइंट्स को यहाँ पे ग्राफ में शो किया। तो हमारे पास ये जो सी जो लाइन है ये सी लाइन किसकी है कंजम्पशन की। अभी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट को ऐड नहीं किया गया, ये सी लाइन सिर्फ कंजम्पशन की है। मींस ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सी है मींस जो हमारे पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो, या जो हम कहें कि अगर इकोनॉमी में सिर्फ हाउस होल्ड ही हैं तो ये क्या इकोनॉमी क्या होगी एग्रीगेट डिमांड। और ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या है एग्रीगेट सप्लाई। तो इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पर होगा, हम देख सकते हैं कि जहाँ एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई है। मीन जितनी सप्लाई हो रही है उतनी ही इकोनॉमी के अंदर डिमांड है 160। तो हम कहते हैं कि ये एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो खैर हमने यहाँ पे डिस्कस किया है केन्स का कंजम्पशन फंक्शन सिर्फ। तो अब हम देखते हैं, अब हमें यहाँ पर डिफरेंट सिचुएशन नज़र आ रही है। डिफरेंट सिचुएशन क्या है कि हम अगर दो पॉइंट लें तो इन दो पॉइंट्स को हम कह सकते हैं, ये पहले अगर हम देखें जिसे हमने कहा इंटरसेप्ट को हमने कहा क्या कहा ऑटोनोमस कंजम्पशन। जो ऑटोनोमस कंजम्पशन हमने कहा कि ये ऐसी कंजम्पशन होती है जो इनकम लेवल 0 होने पे भी जो हाउस होल्ड है वो कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे होते हैं। ये ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है बेसिकली इसे हम कहते हैं कि अगर किसी की इनकम 0 है तो वो जो कंज्यूम कर रहा है, जिसको कि यहाँ पे आया 40, तो 40 रुपीज़ जो कंज्यूम कर रहा है एट इनकम लेवल 0, तो ये उसकी क्या है डिस सेविंग। इस डिस सेविंग को यहाँ पे ग्राफिकली शो किया गया है। और इसके अलावा जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है उसकी जो डिस सेविंग है वो कम हो रही है। जैसे हम इस पॉइंट पे देखें ए और जे पॉइंट के दरमियान या 100 इनकम के ऊपर, इस 100 इनकम के ऊपर हम देख सकते हैं कि जो डिस सेविंग है वो 15
तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे बी पॉइंट जो कि ब्रेक इवन पॉइंट है, उस ब्रेक इवन पॉइंट से जैसे जैसे हम आगे मूव कर रहे हैं, मींस इनकम जो है 100 है तो वो ब्रेक इवन पॉइंट है। इनकम 200 होती है तो हम देख सकते हैं कि इस 200 इनकम के ऊपर एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई में जो डिफरेंस है वो चेंज हो गया। अब हम देख सकते हैं कि इस 200 इनकम के ऊपर जो है वो इनकम जो है वो 200 है, जबकि जो कंजम्पशन है वो उससे कम है, मींस कंजम्पशन जो है वो 190 की है। अगर हम इनकम लेवल 300 पे चले जाएं तो वहाँ पे जो एग्रीगेट सप्लाई है, एग्रीगेट सप्लाई एट 300 नेशनल इनकम लेवल जो है वो हमारे पास कितनी है 300 की, जबकि यहाँ पे जो हमारे पास एग्रीगेट जो है वो जो डिमांड है वो चेंज है। तो इनकम लेवल 300 के ऊपर हम देख सकते हैं कि एग्रीगेट जो है इस इनकम लेवल 300 के ऊपर जो एग्रीगेट डिमांड है वो 265 की है, 265 की है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये डिफरेंस है बेसिकली कितना 35 का है। तो ये क्या है, सेविंग, मींस इनकम ज़्यादा है, कंजम्पशन जो है वो कम है। तो यहाँ पर सेविंग कितनी है 35 की। इनकम लेवल 200 के ऊपर सेविंग जो है वो 10 की थी। इनकम लेवल 100 के ऊपर जो डिस सेविंग है वो 15 की थी। तो बहरहाल ब्रेक इवन पॉइंट से जितना ऊपर जाएंगे सेविंग बढ़ती रहेगी, ब्रेक इवन से नीचे आएंगे तो सेविंग हमारे पास कम होती रहेगी। तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो ब्रेक इवन पॉइंट जो है बेसिकली ये शो करता है जहां एग्रीगेट डिमांड इक्वल है एग्रीगेट सप्लाई के। फिर ये था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये क्या है जी, इट इज़ अ रेशियो ऑफ लेवल ऑफ कंजम्पशन टू लेवल ऑफ नेशनल इनकम। मीन्स हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकाल सकते हैं टोटल कंजम्पशन को टोटल इनकम से डिवाइड करके। इसको हम नीचे कॉलम में देखते हैं कि किस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये कंजम्पशन है, ये इनकम है जो हमने पिछले टेबल में लिया। इनकम 100, 160, 200, 300, कंजम्पशन 115, 160, 190, 265। हमने एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालने के लिए क्या किया कि हमने कंजम्पशन को डिवाइड किया इनकम से। तो हमारे पास क्या आई 1.15, 1.1, 1.00, 0.95, 0.88। मीन्स जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो डिक्रीज हो रही है। मीन एट हायर इनकम लेवल जो एवरेज कंजम्पशन लेवल है वो डिक्रीज कर रहा है। हम इसको यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एपीसी इक्वल टू 1 भी है, फिर एपीसी जो है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल भी हो रही है। तो इस तरह से हमने ये जो है वो डेटा लेते हुए हमने सारी कैलकुलेशन यहाँ पे की है। तो अब नेक्स्ट है जी रिलेशनशिप ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम टू एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इस रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इक्वेशन देखते हैं कि हम एपीसी फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एपीसी कैसे निकाल सकते हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम निकाल सकते हैं एवरेज जो इक्वेशन है आपका कंजम्पशन की, उसको अगर हम डिवाइड कर दें वाई से इनकम से, तो इस रिलेशनशिप को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं यहाँ पे कि जिस तरह हम देखते हैं हमने ऊपर टेबल में कि जो एपीसी की वैल्यूज हमने कैलकुलेट की टोटल कंजम्पशन को टोटल इनकम से डिवाइड करके। तो हम यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें इस मॉडल में इस इक्वेशन में जो एमपीसी की वैल्यू मिली है 0.75 मिली है, जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है एपीसी की एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वो पहले 1.15 थी, फिर 1.10 ही, 0.95, 0.88। तो हम देख सकते हैं कि एपीसी की वैल्यू फॉल कर रही है, लेकिन एपीसी की वैल्यू जो है वो एमपीसी की वैल्यू से ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हमारे पास इंटरसेप्ट मीन्स ऑटोनोमस कंजम्पशन की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो हमारे पास एपीसी की वैल्यू जो है एमपीसी की वैल्यू से ज़्यादा रहेगी। और अगर हमारे पास जो है ए इज इक्वल टू 0 है, मीन्स इंटरसेप्ट की वैल्यू अगर 0 है, मीन्स जो हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन है अगर वो इक्वल टू 0 होगी तो जो एपीसी है वो बिल्कुल इक्वल होगा एमपीसी के, मीन्स एमपीसी और एपीसी आपस में इक्वल होंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जो है सेविंग फंक्शन। जाहिर बात है जहाँ इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन होती है वहीं इकोनॉमी के अंदर सेविंग भी होती है। तो हम देखते हैं कि केन्स के मुताबिक जो है सेविंग फंक्शन क्या है, सेविंग किस पर डिपेंड करती है। तो इस इक्वेशन को हम देख सकते हैं कि जिस हमने कहा कि कंजम्पशन इज डिपेंडेंट अपॉन द इनकम, इसी तरह से हम कह सकते हैं जो सेविंग है इट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द डिस्पोजेबल इनकम। और हम कैसे निकाल सकते हैं सेविंग, अगर हम इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दें हमारे पास क्या आता है सेविंग। तो अगर हम कंजम्पशन और इनकम को सब्ट्रैक्ट करके सेविंग निकालना चाहें तो हम इस टेबल में देख सकते हैं
कि एक कॉलम हमारे पास कंजम्पशन का है, एक कॉलम इनकम का है और तीसरा कॉलम है सेविंग का। तो हमने इनकम में से कंजम्पशन को माइनस किया, तो फर्स्ट पॉइंट पे जो हमारे पास सेविंग आई वो -15 की थी, सेकंड पॉइंट पर 0, फिर +10 और उसके बाद +35। तो हम इसमें से जो इक्वेशन थी हमारे पास कंजम्पशन की इक्वेशन, अगर हम उससे सेविंग की इक्वेशन बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। वो किस तरह से कि हम इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दें। मीन हमने y माइनस सी किया, सी क्या था a प्लस स्मॉल सी वाई। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये माइनस ए जो है ये a माइनस ए हो जाएगा, और ये जो प्लस सी वाई है माइनस सी वाई हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, अरेंज करने के बाद, जो हम अगर हम y की फॉर्म में इसे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि सेविंग की इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू -a+1 माइनस सी इंटू वाई। तो यहाँ पे स्मॉल सी क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यहाँ पे -a क्या है, ये है डिस सेविंग। ज़ाहिर बात है कि जब इनकम ज़ीरो हो तो जो हाउस होल्ड हैं उनकी सेविंग किसके इक्वल होती है, एट इनकम ज़ीरो। वो तो डिस सेविंग होती है, मीन्स वो इनकम ज़ीरो के ऊपर किसी से लेके इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसका इसलिए यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है सेविंग की इक्वेशन का वो नेगेटिव है, क्योंकि जब इनकम लेवल ज़ीरो हो, अगर हम y को ज़ीरो पुट करें तो 1 माइनस सी जो है ज़ीरो हो जाएगा सारा, पीछे का बचेगा सेविंग इक्वल टू -a। सारी बात है इनकम लेवल ज़ीरो हम किसी से लेके इस्तेमाल करेंगे, हमने उसे वापस करना है, तो ये क्या कहलाता है, डिस सेविंग। तो अब यहाँ पे जो 1 माइनस सी जो है, जो हमारे पास यहाँ पे है, यहाँ पे ये बेसिकली स्लोप है। इसको हम कहते हैं 1 माइनस सी को मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, ये प्लस साइन यहाँ पे शो करता है, प्लस इंटू 1 माइनस सी शो करता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी हाउस होल्ड की सेविंग बढ़ेगी, जैसे जैसे इनकम कम होगी हाउस होल्ड की सेविंग जो है वो कम होगी। तो अब हम देख सकते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, रेशियो ऑफ द चेंज इन लेवल ऑफ सेविंग टू द चेंज इन लेवल ऑफ इनकम। तो एमपीएस निकालने के लिए हम डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई करेंगे, मीन्स चेंज इन सेविंग डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। तो यहाँ पर डेल्टा एस क्या है, चेंज इन सेविंग, डेल्टा वाई क्या है, चेंज इन नेशनल इनकम। तो इसको फर्दर हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट टेबल है उसमें हम देख सकते हैं कि उसके अंदर हम एमपीएस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एमपीएस की वैल्यू जिस हमने बात की, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई। तो अब फर्स्ट पॉइंट पे जो सेविंग थी वो कितनी थी, सेकंड पॉइंट पे सेविंग कितनी थी, थर्ड पॉइंट पे सेविंग कितनी थी। हमने सारे पॉइंट्स की सेविंग को, जो डेल्टा एस था हमने उसको डेल्टा एस फाइंड किया, तो पहले 15 आया, फिर 10 आया और फिर 35 आया चेंज इन सेविंग, और फिर हमने डेल्टा वाई निकाला चेंज इन इनकम, तो 60 40 100। तो इस तरह से हमारे पास जो यहाँ पे एम की वैल्यू आई चेंज कर डिवाइड करने के बाद वो आई 0.25। जो एम की वैल्यू आई वो कितनी आई, 0.25। और अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो है सेविंग इज इक्वल टू क्या है, -a+0.75 y। और अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें इंटरसेप्ट की वैल्यू, तो ज़ाहिर बात है वहाँ पे जो इंटरसेप्ट 40 था, यहाँ पे उसको फाइंड कर सकते हैं कि हमने ये माइनस ए को पुट नहीं किया, हमने हर पॉइंट पे पहले सेविंग की वैल्यू पुट की। शुरू में 10 थी सेविंग, फिर हमने इनकम पुट की कि इनकम कितनी थी जी, 200 थी। हमने ये सेकंड वाला पॉइंट लिया है यहाँ पे इस टेबल में कि सेविंग जो है वो 10 है, और उसके बाद जो हमारे पास इनकम जो है वो 200 है। हमने इसको सॉल्व करके पुट किया, तो जो ए की वैल्यू आई वो कितनी आई, -40। अब हम इस इक्वेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हमारे सेविंग की इक्वेशन क्या है, सेविंग इज इक्वल टू है -40 प्लस 0.25 वाई। मीन्स इकॉनमी के अंदर जो एम है वो 0.25 है, एम है 0.75। तो अब हम इसको अगर हम देखें तो सी हमने यहाँ पे कंजम्पशन की फंक्शन में लिखा है। कंजम्पशन इक्वेशन क्या है, 40 प्लस 0.75 वाई। इसमें ए क्या है 40, एमपीसी क्या है 0.75, ए क्या है ऑटोनोमस कंजम्पशन या फिक्स्ड कंजम्पशन। और हमारे पास जो सेविंग की इक्वेशन में माइनस ए क्या शो कर रहा है, डिस सेविंग को। एमपीएस कितना है 0.25। मीन जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी सेविंग में जो चेंज आएगा वो विद द रेट ऑफ 0.25 इंक्रीज आएगा। मीन्स जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी सेविंग बढ़ेगी, लेकिन उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी कि इनकम बढ़ी है। ज़ाहिर बात है इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन भी बढ़ती है, इसलिए सेविंग में उतना इंक्रीज नहीं आएगा जितना कि इनकम में इंक्रीज आएगा।
अब अगर हम देखना चाहें रिलेशनशिप बिटवीन MPS और MPC के दरमियान रिलेशनशिप देखना चाहें तो हम ये रिलेशनशिप यहाँ पे देख सकते हैं कि MPS प्लस MPC इज इक्वल टू 1 होगा। मीन्स टोटल अगर इनकम 1 है तो MPC की जो वैल्यू है और MPS की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 1 आ जाएगी अगर दोनों को ऐड करें। जैसे हमने ऊपर देखा कि MPC 0.75 था, MPS 0.25 है, दोनों को हमने ऐड कर दिए तो हमारे पास MPS प्लस MPC कितना आया, इक्वल टू 1। तो अगर हमारे पास MPC की वैल्यू 0.8 हो तो हम निकाल सकते हैं कि MPS 0.2 होगा और MPS प्लस MPC दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो इक्वल टू 1 आएगा। मीन अगर हमारे पास MPC की वैल्यू है तो हम MPS की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर MPS की वैल्यू है लेट्स सपोज 0.3 तो हम इस इक्वेशन में पुट करके MPC की वैल्यू निकाल सकते हैं 0.7। अगर हमारे पास MPS की वैल्यू है 0.4 तो हम MPC की वैल्यू निकाल सकते हैं माइनस करके 0.6। तो इस तरह से हमारे पास ये रिलेशनशिप है। फिर इसके बाद है जी सेविंग फंक्शन को हम ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं। जो यहाँ पर ऊपर वैल्यूज़ दी गई थी टेबल के अंदर हमने उसको जो है ग्राफिकली जब ड्रॉ किया तो ग्राफिकली वैल्यूज़ ड्रॉ करने के बाद ये हमारे पास सेविंग कर्व यहाँ पर नज़र आ रही है। ये क्या है, चूँकि ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है वो 40 थी, अब वो कितनी है, डिस सेविंग है। सेविंग फंक्शन में उतनी ही डिस सेविंग है। तो ज़ाहिर बात है जब इनकम लेवल 0 था तो जो हाउस होल्ड जो कंज्यूम कर रहा था वो 40 था। अब ज़ाहिर बात है जो हाउस होल्ड कंजम्पशन 40 थी वो किसी से लेकर थी, उसकी अपनी रियल कंजम्पशन नहीं थी। मीन्स वो अर्न करके नहीं वो कंज्यूम कर रहा था, किसी से उधार लेके कंज्यूम कर रहा था। ज़ाहिर बात है उसे वापस करना है तो उसकी क्या है, डिस सेविंग। तो डिस सेविंग भी 40 के बराबर होगी। तो हमने इसलिए यहाँ पे इसका जो ऑटोनोमस का पॉइंट था -40 था तो हमने इसको 0 से नीचे से शुरू किया 40 पॉइंट से। और उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली गई सेविंग में चेंज आता चला गया। तो सेविंग जो है -15 हुई, फिर 10 हुई, फिर 35 हुई। उन तमाम पॉइंट्स को यहाँ पे विद रिस्पेक्टिव इनकम लेवल जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया गया है कि इनकम लेवल 100 थी तो सेविंग -15 थी, इनकम 60 थी तो सेविंग 0 थी, क्योंकि कंजम्पशन इक्वल थी 160 इनकम के ऊपर। तो फिर 200 के ऊपर 10 थी, 300 के ऊपर 35 थी। तो इस तरह से हमने ये ग्राफिकली जो है सेविंग फंक्शन को यहाँ पे शो किया है। और सेविंग फंक्शन जो है वो नीचे से स्टार्ट होता है नेगेटिव वाली साइड से। अब हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव भी निकाल सकते हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, रेशियो ऑफ टोटल सेविंग टू टोटल नेशनल इनकम, या रेशियो ऑफ द लेवल ऑफ सेविंग टू द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। तो हमारे पास सेविंग भी है और इनकम भी है। तो हमने एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकालने के लिए सेविंग को डिवाइड किया इनकम से। मीन्स हमारे पास इनकम थी 100, सेविंग थी -15। तो शुरू में एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव की वैल्यू आई -0.15। फिर हमारे पास इनकम 160 है, सेविंग 0 है, तो APS की वैल्यू आई 0। फिर हमारे पास इनकम 200 है, सेविंग 10 है, तो हमारे पास वैल्यू आई APS की 0.05। फिर इस तरह से जो लास्ट यहाँ पर टेबल में वैल्यू है APS की एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव की वो है 0.116। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इंक्रीज हो रही है। लेकिन जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव की वैल्यू है वो लेस देन MPS है, लेस देन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की है। अब अगर हम निकालना चाहें एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, हम सिंपल सेविंग फंक्शन को इनकम से डिवाइड कर देंगे। तो सेविंग क्या थी, -a + 1 - c इंटू वाई, उसको हमने डिवाइड किया y से। तो -a/y आया, +1 - c ओवर y आया, 1 - c इंटू वाई ओवर y, ये y से कैंसिल हो गया। बस क्या बचा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव के लिए क्या बचा, -40 ओवर y + 0.25। जो इक्वेशन थी उससे हमने ये फाइंड किया एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। और हम यहाँ पे एक और बात भी बता सकते हैं, हमने पहले हमने बात की कि अगर ए जो है वो पॉजिटिव है, मीन्स अगर हमारे डिस सेविंग जो है -a, उसकी वैल्यू जो है वो -40 है, -30 है। अगर ए की वैल्यू जो है सेविंग फंक्शन, सारी बात है सेविंग फंक्शन में इसकी वैल्यू जो है वो माइनस में ही होगी। तो अगर वो -a की वैल्यू 0 है तो APS और MPS दोनों बराबर होंगे। लेकिन अगर -a की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, 10 है, 20 है, तो APS और MPS की वैल्यू जो है वो 0 वो बराबर नहीं होंगी। वो APS जो है वो लो होगा एज़ कम्पेयर टू MPS, MPS की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है।
तो अब नेक्स्ट है हमारे पास जो कॉन्सेप्ट वो है ऑटोनोमस सेविंग। हमने यहाँ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, हमने अब तक जो बात की वो सारी बातें की हमने हाउस होल्ड की, कि हाउस होल्ड कंज्यूम करता है, हाउस होल्ड जो है वो सेव करता है, हाउस होल्ड कंज्यूम भी करता है, हाउस होल्ड सेव भी करता है, और हाउस होल्ड की कंजम्पशन और उसकी सेविंग वो डिपेंड करती है डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर। जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी, लेकिन कंजम्पशन और सेविंग में उतना चेंज नहीं आएगा जितना चेंज इनकम के अंदर आया है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के ऊपर। जारी बात है, एग्रीगेट डिमांड का दूसरा सेक्टर है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? एक्सपेंडिचर बाय द बिजनेस साइड। बिजनेस सेक्टर जो है किस चीज़ पे एक्सपेंडिचर करता है? वो न्यू प्लांट परचेज करता है, कोई न्यू इक्विपमेंट परचेज करता है, इन्वेंट्री में कोई चेंज आता है, या कोई और एक्सपेंडिचर होते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को देखते हुए। तो ये सारे क्या हैं? बिजनेस सेक्टर के एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे फिलहाल जो हमने एज्यूम किया है कि जो हाउस होल्ड है, जो बिजनेसमैन है बेसिकली, उस बिजनेसमैन की जो एक्सपेंडिचर है जिसे हम इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट जो है वो फिक्स यहाँ पे एज्यूम की गई है। मीन हमने यहाँ पे एज्यूम किया है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये किसके इक्वल है? आई इज इक्वल टू आई बार। हमने यहाँ पे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिया है, और इस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को हम ग्राफिकली नीचे शो कर सकते हैं। मीन इनकम लेवल कोई भी है, इन्वेस्टमेंट का जो लेवल है इकोनॉमी के अंदर वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे फिक्स रहेगा। इनकम बढ़ने से इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा। अभी जो कि हमने ये सपोज किया है कि देयर इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, मीन इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा। अब हमने देख लिया एग्रीगेट डिमांड को भी, कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो दो तरह की है, थ्रू बिजनेस सेक्टर और थ्रू हाउस होल्ड सेक्टर। तो अब हम इसको यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करते हुए इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फाइंड कर सकते हैं। जब हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैसे फाइंड कर सकते हैं? कि हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को इक्वल करेंगे, और हम देखेंगे कि इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना होता है। और जारी बात है, हम ये जानते हैं कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो एट लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट फॉल कर रही है, क्योंकि केन्स ने अज्यूम किया 1930s के ग्रेट डिप्रेशन के बाद के इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। इकोनॉमीज के अंदर जो होता है वो लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है। मीन्स इकोनॉमीज हमेशा लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे चल रही होती हैं। तो इसी चीज़ को लेते हुए अब यहाँ पे वहाँ पे इक्वेशंस हैं, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, और c यहाँ पे किसके इक्वल है? a प्लस माइनस ए प्लस स्मॉल सी वाई। और इन्वेस्टमेंट किसकी इक्वल है? आई इज इक्वल टू आई बार के। हमने अब ये सी और आई को ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 5.17 में पुट किया, तो y इज इक्वल टू क्या आ गई? a प्लस स्मॉल सी इंटू वाई प्लस आई बार। अब हमने इसको y के लिए सॉल्व किया, y को लेफ्ट साइड पे ले गए, तो y माइनस सी वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई बार आया। फिर हमने y कॉमन लिया, y कॉमन लिया तो हमने y को दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आई? इक्विलिब्रियम इक्वेशन a प्लस आई बार ओवर 1 माइनस सी। अभी जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है 5.21, ये 5.21 जो है ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन को शो कर रही है। मीन्स अगर हमारे पास a की कोई वैल्यू हो, आई बार की वैल्यू हो और c की वैल्यू हो, तो हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम किसी भी इकोनॉमी का हम फाइंड कर सकते हैं। अब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को हम जो हमने प्रीवियसली डेटा लिया उसी को हम लेते हुए इस टेबल में यहाँ पे शो कर रहे हैं कि देखें कि ये इनकम है 100, कंजम्पशन थी 100 के ऊपर 115, इन्वेस्टमेंट हमने सपोज किया कि वो फिक्स है और वो कितनी है? 10। तो हमने सी प्लस आई किया, ठीक है, ये एग्रीगेट डिमांड है 125 होगी। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है, डिफरेंस कितना है? 25 का। इनकम इंक्रीज कर गई 160, हायर इनकम के ऊपर कंजम्पशन कितनी है? 160, इन्वेस्टमेंट है 10, तो ये यहाँ पर टोटल एग्रीगेट डिमांड कितनी होगी? 170। हम देख सकते हैं कि इनकम 160 है और एग्रीगेट मीन एग्रीगेट सप्लाई 160 है, एग्रीगेट डिमांड 170 है, तो ये अभी भी डिफरेंस है, वहाँ पर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, तो हमारी इनकम कितनी है? 200, कंजम्पशन कितनी है? 190, इन्वेस्टमेंट कितनी है? 10। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो है कितनी है? सी प्लस आई 190 प्लस 10 इज इक्वल टू 200, और एग्रीगेट सप्लाई कितनी है? 200। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो एग्रीगेट डिमांड है वो इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई है, डिफरेंस कितना है? 0। ये है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट इकोनॉमी के अंदर, इसको हमने ग्राफिकली यहाँ पर डिस्कस किया। इसके बाद देखें तो इसके बाद दोबारा डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव है, मीन्स एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो रही है इकोनॉमी के अंदर। तो
ये हमने यहाँ पे उसको ग्राफिकली यहाँ पे शो किया। तो अब हम जो है सी और आई की कुछ वैल्यूज़ लेके इसको दोबारा सॉल्व करते हैं। अभी हमने ऊपर टेबल में इसको शो किया, अब हम इसको इक्वेशन में शो करते हैं कि सी प्लस आई क्या है, 40 प्लस 0.75 इंटू वाई प्लस 10। सॉल्व करें तो सी प्लस आई कितना हो जाएगा, 50 प्लस 0.75 इंटू वाई। तो ये अब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन को ग्राफिकली शो किया गया, जिसमें हमने कहा, हमने ग्राफिकली शो किया, या अगर हमने ऊपर ये इक्वेशन हमने ली थी, ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन, अगर हम एक ही जगह पुट करें 40, आई बार की जगह पुट करें 10 और स्मॉल सी की जगह पुट करें 0.75, तो यहाँ पर यही इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आएगा, जो यहाँ पे हम टेबल में देख सकते हैं 200 आएगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इसी को फिर सिचुएशन को हमने यहाँ पे ग्राफ के अंदर शो किया है। देखें कि ये हमारे पास है 45 डिग्री लाइन, ये 45 डिग्री लाइन क्या शो कर रही है, एग्रीगेट सप्लाई को। फिर ये जो 40 है, 40 इंटरसेप्ट से स्टार्ट हो रही है, ये क्या है, सी। सी मीन्स कंजम्पशन फंक्शन। जब हमने कंजम्पशन के अंदर इन्वेस्टमेंट को ऐड किया, जो कि इन्वेस्टमेंट आपको पता है कि वो फिक्स थी, तो जब मैं सी के अंदर आई को ऐड किया तो हमारे पास ये क्या आ गई, सी प्लस आई मीन हमारे पास एग्रीगेट डिमांड का इंटरसेप्ट क्या आ गया, 50। हाँ, जब हमने एग्रीगेट डिमांड ली थी सिर्फ हाउस होल्ड की मीन्स कंजम्पशन को, तो उसका इंटरसेप्ट था 40। लेकिन जब हमने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दिया, जिस हम इक्वेशन 5.22 देख रहे हैं, तो उसके अंदर 10 ऐड किया, तो अब हमारे पास इंटरसेप्ट कितना है, 50, 5.23 के अंदर। तो जब हमने सी प्लस आई किया तो उसका इंटरसेप्ट जो कि 50 है। अब हम देख सकते हैं कि पहले जो कंजम्पशन जो हमने ली सिर्फ, तो इक्विलिब्रियम लेवल नीचे था। जब हमने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट को ऐड किया, तो अब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना है, 200 के ऊपर जो है ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो बिल्कुल इक्वल है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है एग्रीगेट डिमांड की लाइन और एग्रीगेट सप्लाई की लाइन। तो यहाँ पर ये ऊपर वाली लाइन जो है सी प्लस आई वाली जो है, इसका इंटरसेप्ट कितना है, 50। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने कंजम्पशन के इंटरसेप्ट में आई जो कि फिक्स है उसको हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हम ये शो कर सकते हैं वही सिचुएशन जो हमने पहले ऊपर टेबल में शो की, कि जो प्राइस है वो पी नॉट है, लेट्स सपोज। तो प्राइस जो है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे 200 तक, जो हमने कहा कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो लेट्स सपोज 200 है, तो 200 तक जो है हमारे पास जो प्राइस है वो फिक्स रहेगी। 200 से ज़्यादा जब होगी तो फिर हम देख सकते हैं कि ये प्राइस में इंक्रीज आ सकता है 200 लेवल के ऊपर एग्रीगेट डिमांड, और हमने इसकी यहाँ पे प्राइसेस की वजह से ये ग्राफ यहाँ पे शो किया। अब हम नेक्स्ट आगे फर्दर मूव करते हैं, इक्विलिब्रियम इनकम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अभी हमने ली इक्विलिब्रियम फाइंड करने के लिए कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। जारी बात है, अगर हम कंजम्पशन नहीं लेते तो हम कंजम्पशन की जगह पे सेविंग फंक्शन को ले सकते हैं, क्योंकि सेविंग किसके इक्वल है, कंजम्पशन माइनस इनकम माइनस कंजम्पशन। दोनों तरह से हम इक्विलिब्रियम फाइंड कर सकते हैं, कंजम्पशन के थ्रू भी कर सकते हैं और सेविंग के थ्रू भी कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, अब दो तरह के कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारे पास प्लान्ड, और एक हमारे पास आ रहा है अनप्लान्ड। जो प्लान्ड और अनप्लान्ड है इसको हम यहाँ पे ब्रीफली जो है वो डिस्कस करते हैं। फिर एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है रियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट और रियलाइज्ड सेविंग। तो इन चीज़ों को यहाँ पे अंडरस्टैंड करना पहले ज़रूरी है कि प्लान्ड सेविंग तो वही है जो ज़ाहिरी बात हम देख रहे हैं कि हमने इनकम में से जो कंज्यूम किया उसके बाद जो बाकी बचा हमारे पास क्या था, प्लान्ड सेविंग, जिसका हम देख सकते हैं 100 इनकम के ऊपर ये -15 थी, फिर ये 0 हुई, फिर 200 इनकम के ऊपर 10 हुई, 300 इनकम के ऊपर 35 होगी। इसके अलावा एक और यहाँ पे है टेबल के अंदर प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो बिजनेस सेक्टर ने प्लान की हुई है, ये जो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है। फिर हमने अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट भी यहाँ से निकाली, अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट, उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट किस तरह से निकली है। हमने अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ जो है वो चीज़ें की हैं। हमने क्या चीज़ें की हैं, अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट कितनी होगी कि हमने जो प्लान्ड सेविंग थी उसमें से माइनस किया प्लान्ड इन्वेस्टमेंट को, हमने प्लान्ड सेविंग में से माइनस किया प्लान्ड इन्वेस्टमेंट को, मीन हमने सेकंड 2 - 3 किया तो इक्वल टू 4 आया। हमने 2 - 3 किया तो इक्वल टू 4 आया। ये क्या है, अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट। सारी बात है इकोनॉमी के अंदर जो सेविंग है बेसिकली वो तो नेगेटिव है, तो प्लान जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 की इन्वेस्टमेंट का जो है प्लान है। तो इस तरह से अनप्लान हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, वो
हमने जी माइनस किया प्लान्ड सेविंग माइनस प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, अब कितनी आई अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट माइनस 25 की, एड इनकम लेवल 100, फिर इनकम लेवल 160 के ऊपर कितना आया माइनस 10 की, फिर इनकम लेवल 200 के ऊपर कितना आया जी 0 की, अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट जो है 0 की हुई, फिर इनकम लेवल 300 के ऊपर कितनी आई अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट जो है ये 25 आई। फिर हमने कहा यहाँ पे देख सकते हैं एक है रियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट, ये रियलाइज इन्वेस्टमेंट भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रियलाइज इन्वेस्टमेंट है हम कहते हैं जितनी सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट है, बेसिकली सेविंग जो है वो इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होती है। हम कहते हैं कि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होती है, तो हम कहते हैं कि जो प्लान्ड सेविंग है बेसिकली वो रियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट है, जो प्लान्ड सेविंग है वो रियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट है। तो हमने जो प्लान्ड सेविंग था उसको हमने रियलाइज इन्वेस्टमेंट, जिस तरह हमने कहा कि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होती है, तो यही जो हमारा सेविंग जो है ये बेसिकली रियलाइज सेविंग भी है और ये प्लान्ड सेविंग भी है। और इसको हमने देखा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने इसको इक्वल टू यहाँ पे पुट किया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंक्रीज या डिक्रीज कितना आ रहा है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे है, जहाँ पे हमारे पास जो है प्लान्ड सेविंग इज इक्वल टू है प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे रियलाइज इन्वेस्टमेंट इक्वल टू है रियलाइज सेविंग के, हम कह सकते हैं कि ये है इक्विलिब्रियम बेसिकली पॉइंट। तो जिस तरह हमने अभी बात की गई जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पर होगा, जहाँ पे प्लान्ड सेविंग इज इक्वल टू है प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के। तो इसी सिचुएशन को हम ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं। ये ग्राफ में देखें तो हमारे पास ये -40 जो है सेविंग कर्व का इंटरसेप्ट है, और जैसे जैसे इनकम बढ़ रही सेविंग बढ़ रही, 60 के ऊपर सेविंग जो है वो 160 के ऊपर सेविंग 0 है, इसलिए यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब हम देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, जहाँ पे प्लान्ड सेविंग इज इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है। तो 10 क्या है प्लान्ड इन्वेस्टमेंट जो कि फिक्स है यहाँ पे, और यहाँ पे किस पॉइंट पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये ई पॉइंट पे। ई पॉइंट पे इनकम का लेवल कितना है 200। तो हम यहाँ पे दूसरी अप्रोच जो थी सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, हमने उसके थ्रू भी इक्विलिब्रियम देखा। इससे पहले हमने C+I जो अप्रोच थी कंजम्पशन वाली, हमने उसको थ्रू भी इक्विलिब्रियम जो है यहाँ पे हमने अभी चेक किया। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम के लिए इक्वेशन जो है वो है y इज इक्वल टू a प्लस आई बार ओवर 1 माइनस सी, ये हमने ऊपर जो है डिराइव की है। तो अब हम देखते हैं कि क्या एग्रीगेट डिमांड जो है वो शिफ्ट कर सकती है, मीन्स जो C+I कर्व जो है क्या उसके अंदर किसी किस्म की कोई शिफ्टिंग आ सकती है अपवर्ड या डाउनवर्ड। यस, शिफ्टिंग आ सकती है। उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है बेसिकली वो इंक्रीज कर गई। हमारे पास इन्वेस्टमेंट जो है पहले 10 की थी, फिक्स थी। अब हम सपोज करते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है 10 बिलियन से अब 25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। मीन्स पहले आई जो है वो 10 था, अब आई जो है 25 ऐड होने के बाद वो 35 हो चुका है आई। अब इसकी वजह से यकीनन जो इक्विलिब्रियम इनकम लेवल जो है वो इंक्रीज करेगा और उसकी वजह से ग्राफ के अंदर भी चेंजेस आएंगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इस टेबल के अंदर हम देख सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो है, एग्रीगेट आउटपुट जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। एग्रीगेट आउटपुट कितनी है 100, 160, 200, 300, 400, और कंजम्पशन कितनी है इनके ऊपर 115, 160, 190, 265 और 340। इन्वेस्टमेंट फिक्स है 35, 35। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड कितनी है, हमने C+I किया, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट किया, तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों को ऐड करके कॉलम नंबर 4 जो है यहाँ बनाया गया है। एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट आउटपुट इक्वल है, वो है एट इनकम लेवल 300 के ऊपर हम देख सकते हैं कि ये दोनों बिल्कुल जो है बेसिकली इक्वल हैं यहाँ पे। और इसके अलावा हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो ये एक आई है, ये एज ये क्या है बेसिकली एडजस्टमेंट है, एज यहाँ पर जो है एक एडजस्टमेंट है। अगर हम इसको कंपेयर करें तो हम कॉलम नंबर 6, 7 और 8 में कंपैरिजन देख सकते हैं कि पहले इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 की थी, अब न्यू इन्वेस्टमेंट कितनी है 35 की। तो पहले इक्विलिब्रियम किस इनकम लेवल पे था 200 पे था, अब इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पर है 300 इनकम लेवल पे है। मीन्स जैसे जैसे जो है इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज आया, जो एग्रीगेट आउटपुट का लेवल जो है वो इंक्रीज हो चुका है, पहले से अब ज़्यादा है। तो अब हम इस तरीके से इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन निकाल सकते हैं कि एट 300 इनकम लेवल कंजम्पशन कितनी होगी। हमने 300 को वाई की जगह पुट किया कंजम्पशन इक्वेशन में,
हमने इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन फाइंड करने के लिए हमने इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम की वैल्यू जो 300 थी हमने कंजम्पशन फंक्शन में पुट की, वो 300 को 0.75 का मल्टीप्लाई किया और इसको सॉल्व किया तो कंजम्पशन का लेवल कितना आया 265। अब हम सेविंग भी निकाल सकते हैं कि हमने सेविंग की जो इक्वेशन थी -40 प्लस 0.25 इंटू वाई, हमने वाई की वैल्यू जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम थी 300, हमने उसको यहाँ पुट किया तो हमारे पास कितनी आई इक्विलिब्रियम सेविंग 35, इक्विलिब्रियम कंजम्पशन कितनी आई 265, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है 35। तो हम इसको ग्राफिकली यहाँ पे शो कर सकते हैं। देखें कि ये 45 डिग्री लाइन है जो शो कर रही है एग्रीगेट आउटपुट को। पहले हमारे पास जो कंजम्पशन फंक्शन का और इन्वेस्टमेंट से जो मिल के इंटरसेप्ट बना था एग्रीगेट डिमांड का वो 50 था, और किस लेवल पे ये दोनों आपस में इक्वल थे, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई एट पॉइंट ई, कितना इनकम लेवल था 200। हम इसको देख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू आई नॉट मीन्स आई ओल्ड प्लस आई ओल्ड इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड ओल्ड। हम देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट में चेंज आया वो 25 का आया, डेल्टा आई कितना है 25, हमने ये एरो से शो किया। और हमारे पास जो इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो भी डेल्टा आई के बराबर इंक्रीज हुई, 50 से 75 होगी। हम देख सकते हैं कि अब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट आउटपुट जो है किस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में है, किस पॉइंट पर इक्वल है, ये इक्वल है एट पॉइंट ई प्राइम, ये ई प्राइम पे इक्वल है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यू कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन सेम है लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है वो न्यू है, पहले आई ओ थी अब इन्वेस्टमेंट कितनी है आई एन, ये किसके बराबर होगी नई एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे आई ए डी एन। तो बेसिकली ये है जी हमारे पास शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड कब शिफ्ट करता है, जब इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज हो तो एग्रीगेट डिमांड अपवर्ड शिफ्ट करेगा। अब देखें कि 25 इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज आने की वजह से एग्रीगेट इनकम में कितना इंक्रीज आया 100 का। एग्रीगेट इनकम जो है मीन्स इनकम में चेंज डेल्टा वाई कितना है 100, 200 से 300, जबकि डेल्टा आई कितना है 25, 10 से 35 जो है वो डेल्टा आई है। तो यहाँ से हमने जो है एग्रीगेट डिमांड और उसकी इक्वेशंस को लिखा सारा। तो अब हम इसी चीज़ को, इसी शिफ्टिंग को सेविंग फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। जो सेविंग है उसके थ्रू भी हम ये कर सकते हैं कि वाई है एक, ये प्लान सेविंग है और प्लान इन्वेस्टमेंट है, ये अनप्लान्ड है और ये सारी चीज़ें। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे है, जहाँ प्लान सेविंग इज इक्वल टू प्लान इन्वेस्टमेंट होगी। तो अब ये इस इनकम लेवल के ऊपर ये सेविंग है हमारे पास, तो ये इन्वेस्टमेंट है 35 की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस पॉइंट पे प्लान इन्वेस्टमेंट और प्लान सेविंग इक्वल है, एड इनकम लेवल 300। हमने इसको उसी फार्मूले से जो पहले था -40 प्लस 0.25 बाय से हमने इसे कैलकुलेट किया है। तो हमारे पास अब एग्रीगेट जो है हम प्लान सेविंग और प्लान इन्वेस्टमेंट हमने देखा इस 300 इनकम लेवल के ऊपर जो है वो इक्वल है। यहाँ पे प्लान इन्वेस्टमेंट कितनी है इक्वल टू 0, अनप्लान इन्वेस्टमेंट कितनी है इक्वल टू 0। तो मीन्स इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी है कि अनप्लान इन्वेस्टमेंट जो है वो 0 हो और प्लान सेविंग और प्लान इन्वेस्टमेंट आपस में इक्वल हो, तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। अब देखें कि सेविंग का इंटरसेप्ट है वही 40 और पहले इन्वेस्टमेंट 10 के ऊपर ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम था, अब इन्वेस्टमेंट 35 होगी तो इक्विलिब्रियम जो है ई प्राइम पे चला गया। पहले इनकम जी थी ई पॉइंट पे 200 थी, अब ई प्राइम पॉइंट पे जो इनकम लेवल है वो 300 है। मीन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डेल्टा वाई कितना है 100, डेल्टा आई कितना है 25। मीन्स चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये उसी उसको दोबारा जो है तो सारी वैल्यूज हैं फार्मूले पुट की गई है दोबारा। ए की वैल्यू 40 है, ठीक है, और आई की वैल्यू 35 है, 1 माइनस सी जो है वो -0.25 के इक्वल है। तो यहाँ पर यहाँ से फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करने के बाद भी हमारे पास यहाँ पे आ गया है जी ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अब हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ सेविंग भी निकाल सकते हैं कि हम 300 इक्विलिब्रियम इनकम जो है सेविंग फंक्शन में पुट की, तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ सेविंग कितनी आ गई हमारे पास जी 35।